पीयूसी द्वितीय वर्ष के सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं एक कहानी, यह भी आत्मकथा। लेखिका है मनु भंडारी। तो कहानी में अब तक हमने देखा कि लेखिका मनु भंडारी अपने बचपन से लेकर अपने कॉलेजी जीवन, अपने महाविद्यालयीन जीवन तक सभी जो पहलू है वो याद रखकर हमारे साथ बांटती है। यहाँ तक कि उनके कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल की वजह से कैसे उन्हें पढ़ने में रुचि पैदा हुई और केवल पढ़ना से लेकर बहुत ही इंटरेस्ट के साथ कैसे पढ़ा जाता है और सवाल जवाब डिबेटिंग कैसे किया जाता है, ये सभी उन्होंने उनकी प्राध्यापिका से सीखा। और बहुत सारे ऐसे लेखकों से शीला अग्रवाल जी ने उनसे परिचय करवाया जिन लेखकों को वो कभी नहीं जानती थी। उनके बारे में पढ़ना और अपनी प्राध्यापिका के साथ घंटों डिबेट करना, ये उनका प्रिय काम होने लगा। तो इस तरह से इससे पहले उन्होंने कहा है माता पिता का स्वभाव और भाई बहन, और किस तरह से भाई बहनों के दूर चले जाने के बाद माता पिता का ध्यान पहली बार मनु भंडारी की तरफ आया। इसके बाद आगे हम आज से पढ़ेंगे। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहाँ से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 46-47 के दिन वे स्थितियाँ, उनमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला? प्रभात फेरियाँ, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब में जुड़ना यह युवा का उन्माद था। यहाँ पर मनु भंडारी कहती है, शीला अग्रवाल जी ने मुझे केवल पढ़ना कैसे है, किताबें कितनी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, इतना ही नहीं बताया कि उन्होंने देश की वर्तमान स्थिति क्या थी, यानी 1946 और 47 का समय था जब शीला अग्रवाल के साथ मिलकर पढ़ने में व्यस्त थी हमारी लेखिका मनु भंडारी। मनु भंडारी 1946-47 के समय पीयूसी फर्स्ट ईयर में थी और पढ़ने के साथ साथ बाहर का वातावरण क्या है, यानी सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, उसकी तरफ भी उन्होंने ध्यान आकृष्ट कराया। जैसे कि एक समय होता है बचपन में या स्कूली जीवन में, हमें देश में क्या चल रहा है, देश की स्थिति गति क्या है, किसके साथ लड़ाई चल रही है, या पॉलिटिक्स में कौन जीता कौन हारा, इससे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं होता है। भाषण तो हम करते हैं देश के बारे में, पर देश में वाकई में परिस्थिति क्या है, उसमें भागीदार हम कैसे बन सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट हम कैसे कर सकते हैं, या हमारा क्या कर्तव्य बनता है देश के प्रति, ये थोड़ा सा बड़े होने के बाद ही हमें पता चलता है। ठीक उसी तरह मनु भंडारी को भी इस बारे में मार्गदर्शन कराने वाली उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल थी। जैसे कि आज हम देखते हैं कि चाइना ने क्या हम पर एक बार वार कर दिया, या चाइना और इंडिया की बॉर्डर पे क्या हाल ही में चला, उस एक वारदात पर, यानी बहुत सारे सैनिक हमारे मारे गए, तो उससे क्या हानि हुई, उसको जैसे ही हमें पता चला उस न्यूज़ के बारे में, उस समाचार के बारे में, वैसे ही हमारा खून खौल उठा और बहुत सारे लोग नारेबाजियाँ करने लगे, बहुत सारे लोग उसका विरोध करने लगे। चाइनीज़ या अन्य सभी विदेशी जो वस्तुएं हैं उनको वर्ज करने के लिए लोग एक दूसरे को कहने लगे, है ना, सोशल मीडिया पर हमने देखा। तो ये जैसे वर्तमान स्थिति से हम अवगत हैं, वैसे ही आप सोच कर देखिए 1946-47 के समय क्या स्थिति होती होगी देश में, कि तब देश को आज़ादी मिलने में कुछ ही समय बाकी था, और ऐसे में विद्यार्थियों का क्या
विद्यार्थियों का किस तरह से रवैया होता होगा, या उन लोगों को कैसे लगता होगा देश के बारे में, क्या करना है, हमारा पार्टिसिपेशन उसमें क्या हो सकता है, इस सब के बारे में क्या सोचते होंगे विद्यार्थी, ये सोचने लायक है। तो इस तरह से लेखिका ने भी सीखा कि मेरा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है देश के लिए। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। पिताजी की आज़ादी की सीमा यही तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं, बैठूं, जानूं, समझूं। हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए। जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्चनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था, राजेंद्र से शादी के बाद तक भी वह चलता ही रहा। तो देश की बातों को जानना, देश की वर्तमान स्थिति को जानना, 1946 और 47 का समय और आज़ादी के लिए हमारी भागीदारी, हमारा पार्टिसिपेशन क्या हो सकता है, ये जानने के बाद कोई युवा, कोई यंग व्यक्ति जो है कैसे चुप रह सकता है। तो लेखिका भी युवा थी और शीला अग्रवाल यानी उनकी लेक्चरर की जोशीली बातें जो उनको बहुत ही इंस्पायर कर रही थी, उनकी वजह से उनको पार्टिसिपेट करने जैसा तो लग रहा था। और देश में एक बवंडर मचा हुआ था और दूसरा उनके घर में। बवंडर यानी क्या कि देश में तो लड़ाई या नारेबाजियाँ, हड़तालें, ये सब चल रहा था, और घर में एक अलग सिनारियो था, जैसे ही युद्ध का ही हो वैसी परिस्थिति थी। पिताजी के तो अपनी बेटी घर में बैठकर सबके भाषण सुने या पॉलिटिक्स क्या है उसके बारे में उसको नॉलेज हो, ये सब वो चाहते थे। और इसीलिए उनके घर में जो मीटिंग्स हुआ करती थी उसके लिए उसके लिए मनु भंडारी को बुलाते भी थे और वो बैठकर सुनती भी थी। पर हाथ उठा उठा कर नारे लगाती हुई लड़की, हड़ताल करवाती हुई अपनी बेटी, और शहरों में सड़कों पर घूमती हुई किसी भी लड़कों के साथ जाकर नारेबाजियाँ लगाना, सुबह से शाम तक घूमना, ऐसी बेटी उनको पसंद नहीं थी। वो चाहते थे कि वो पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी रखे पर सड़कों पर ना उतरे। तो इस तरह से जो द्विधा मन उनका था, और वो मनु भंडारी को पसंद नहीं आता था। एक तो वो कहते थे कि लड़कियों को आधुनिक होना चाहिए, लड़कियों को ऐसा होना चाहिए, लड़कियों को वैसा होना चाहिए, पर वो एक तरफ उसको रोकते भी थे कि तुम्हें इस तरह के जुलूसों में नहीं शामिल होना चाहिए। तो इस तरह से कितने भी बंधन क्यों ना हो, कितने भी निषेध क्यों ना हो, उनको ध्वस्त करते हुए, उनका विरोध करते हुए, अपने पिताजी का विरोध करते हुए आगे बढ़ने के लिए मनु भंडारी ने तब शुरू किया था। शादी के बाद भी वो नहीं मानी, यानी पिताजी का विरोध करना उन्होंने उस एज में सीखा। पिताजी की सभी बातें वो मानती थी, पर ये बात वो मानने के लिए तैयार नहीं थी कि बहुत सारा एजुकेशन लेकर जब समझ में आ रहा है कि देश की स्थिति क्या है और हमें एज अ स्टूडेंट हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो अगर करने के लिए किसी ने मना किया तो किस तरह से हम रिएक्ट करते हैं, वैसा ही ठीक रिएक्शन जो था मनु भंडारी का अपने पिता के प्रति। यानी एक समय आता है जब जो बात हमें करने के लिए मना की जाती है घर में, वो जानबूझकर हम करते हैं,
पर यहाँ पर मनु भंडारी कोई बुरी बात नहीं कर रही थी, उनको देश के लिए कुछ करना था। जो देश की आवाज़ थी, देश के लिए सब मर मिटने के लिए तैयार थे। ऐसे समय में वो जन्मी थी, ऐसे समय में वो एक टीनेजर थी, ऐसे समय में वो एक युवा थी। तो उसे लगता था कि मैं भी कुछ देश के लिए योगदान दूँ, मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूँ। तो ऐसे समय में उनके पिता ने जब विरोध किया तो मनु भंडारी ने सही रूप में उनके क्रोध से थरथराती हुई जो पहले वाली मनु भंडारी थी, उस एक इमेज को तोड़कर पिताजी को का विरोध सहन करके आगे वो बढ़ती रही। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा, पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उनका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। उसके चलते ही मैं एक बार उनके कोप से बच गई थी। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताए कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। तो यश कामना बल्कि यश लिप्सा कहिए, यानी मेरे पिताजी सक्सेस को केवल चाहते नहीं थे, उसके बारे में लालच था उन्हें, यानी सक्सेस कैसे प्राप्त किया जाए, जीवन में कैसे सक्सेसफुल हो, उसके पीछे ही पड़ गए थे मेरे पिताजी। और वही उनकी कमज़ोरी थी और वो जीवन में उसको ही ध्येय बनाकर रख चुके थे और उनको लगता था कि इंसान को विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, है ना, कि महत्वपूर्ण बनकर जीना चाहिए। ऐसा वैसा कुछ, यानी जन्म लिया, थोड़ी बहुत पढ़ाई की, कोई भी काम कर लिया, है ना, और खाए पिए सोए और मर गए, इस तरह का जीवन जीना ये सही नहीं है, ऐसा मनु भंडारी के पिताजी कहते थे। और वो काफ़ी सही है कि इंसान जन्म लेता है तो किसी विशिष्ट कार्य के लिए लेता है और इसीलिए पढ़ लिख कर नाम ऊंचा करो, अपना और अपने परिवार का नाम ऊंचा करो। ये सब कुछ हमें घर में सिखाया जाता है, यानी कुछ एग्जाम्पल सेट करना चाहिए समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए, ये सब हमें सिखाया जाता है। तो वैसे ही मनु भंडारी के पिता का कहना था कि हमें विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, विशेष बनकर जीना चाहिए। तो और इसके चलते उनको लगता था कि जीवन में सम्मान होना चाहिए, प्रतिष्ठा होना चाहिए, वर्चस्व होना चाहिए, यानी कमांड होना चाहिए हमारा सोसाइटी में। तो इस तरह का उनका कहना था। तो इसके चलते उनके जो आप कह सकते हैं उनके जो विचार थे, उसके चपेट में एक दो बार मनु भंडारी आ चुकी थी। उनके कॉलेज से प्रिंसिपल का लेटर घर आया और उस लेटर में लिखा हुआ था कि आप आकर मिले और हमें ये बताएं कि कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हम आपकी बेटी के ऊपर क्यों ना लें, क्योंकि आपकी बेटी ने ये किया है। तब क्या हुआ होगा आप जानते हैं, क्योंकि आपके घर जब मैसेज पहुंचता था पिछले साल कि आपने ये क्लास अटेंड नहीं की है, तो क्या बवंडर मचता था ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, मैं नहीं जानती। तो इस तरह से कॉलेज से अगर कॉल या लेटर जाए कि कोई डिसिप्लिनरी एक्शन आपके बारे में हो, तो किस तरह का बवंडर घर में मच जाता है, वैसे ही मनु भंडारी के घर में मचा। वो क्या था देखिए। तो जैसे ही पत्र पढ़ा, पिताजी ने आग बबूला हो गए, गुस्से से तमतमाने लगे। यह लड़की मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहाँ जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भन्नाते हुए ही वे गए थे। लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को यह कह दिया कि
लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तो बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश है तो चली चल, तो विश्वास ही नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा? सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजती हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। कहा तो जाते समय पिताजी का मुंह देखने से घबरा रहे थे, और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है। तो जैसे ही पिताजी कॉलेज गए, वैसे ही ये बात पता चली कि मनु भंडारी और उसकी 2 सहेलियाँ यानी 3 लोगों की पूरे कॉलेज में बहुत चलती है। और कॉलेज में नारेबाजियाँ और रैली निकालना, ये सब काम मनु भंडारी आगे जाकर करती है, यानी लीडरशिप क्वालिटीज़ उसमें है। ये जानकर पिताजी को बहुत अच्छा लगा, और ये एक इशारा कर दें, ये 3 लड़कियां एक इशारा कर दें तो पूरा का पूरा क्लास जो है खाली हो जाता है, पूरा कॉलेज खाली हो जाता है। तो ये कॉलेज वालों की नाक में दम कर दिया है तुम तीनों ने। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि सभी युवा पीढ़ी को बाहर, क्योंकि 1947 का टाइम था, तो बाहर उनकी ज़रूरत थी नारेबाजियों के लिए, रैलियों के लिए, है ना। अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जो देश लड़ रहा था उसमें सक्रिय भाग लेने की आवश्यकता थी युवाओं की। तो वो कॉलेज में बैठ के क्या करेंगे, है ना। तो इसीलिए वो बाहर जाना चाहते थे, और उनको जब रोका जाता था तो वो कॉलेज वालों के खिलाफ़ लड़ती थी लड़कियां। तो उसमें मनु भंडारी जो है लीड करती थी। तो ये सब जानकर पिताजी वैसे गुस्से से कॉलेज गए थे, पर आते वक्त इतने खुश थे कि क्या बताया जाए। और इसीलिए उन्होंने बेटी को बुलाकर कहा कि तुम लोगों की तो खूब चलती है कॉलेज में, तुम लोगों ने तो उनकी नाक में दम करके रखा है। और मुझे बहुत कुछ कहा प्रिंसिपल ने, पर मैंने उनको क्या जवाब दिया कि ये तो केवल आपके कॉलेज की बात नहीं, ये देश की पुकार है। यानी जो परिस्थिति की मांग है कि सब लोगों को देश की आज़ादी के लिए किसी न किसी रूप में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। विद्यार्थी अपने तरीके से, सैनिक अपने तरीके से, समाज सेवक अपने तरीके से, पॉलिटिशियंस अपने तरीके से, हर सामान्य व्यक्ति अपने तरीके से देश के लिए कुछ न कुछ योगदान दे रहा था 1947 में, है ना। तो शीला अग्रवाल के साथ साथ इन सभी जो विद्यार्थी हैं उन लोगों के खिलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही थी, पर वहाँ पर वे लोग रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। तो कितना कितना अलग समय होता होगा वो, कि हमें सुनकर भी रोमांच होता है कि 1947 के ये स्टूडेंट्स थे, तो किस तरह का माहौल होता होगा। तो उसमें सक्रिय भाग लेने वाली हमारी लेखिका मनु भंडारी भी एक थी। एक तरफ पिताजी को गुस्सा था कि वो बाहर क्यों जाती है, नारेबाजियाँ क्यों करती है, और एक तरफ गर्व भी था। तो आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।